तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट जो टॉपिक है ना, आपने समझना है कि हम ये पढ़ेंगे। हमारी लाइफ में हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में डिप्रेशन, एक डिप्रेशन नाम आ चुका है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी। ये हर दूसरे बंदे की लाइफ में ये चीजें चल रही हैं। ठीक है। अब हम ये डिप्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे कि अच्छा डिप्रेशन होता क्यों है, हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स रखे हैं, अगर उनमें कोई इम्बैलेंस हो जाए, कोई न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, एनजाइटी के, पैनिक अटैक्स के, स्ट्रेस के, ये हो सकते हैं। पेन जो है ये हो सकती है। ठीक है। तो हम ये डिप्रेशन जो है इसको ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्यों दी जाती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली करते क्या हैं। ये सारी चीजें हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। बच्चे, सबसे पहले आप लोग इमेजिन करें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का वही काम है, जैसे एक मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते मैसेजेस के थ्रू, तो आपके मोबाइल फोन का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह आपकी बॉडी में जितने भी जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे आप उठ बैठ रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, ये सारी चीजें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से होती हैं। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, वो मैसेजेस ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर वो कम्युनिकेट करते हैं उस मैसेज को, फिर वो दोबारा जो है वो मैसेज उसको प्रॉपर जो है वो वहाँ पे सिग्नलिंग करके, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक उसको जो है वो, जो बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करता है। ठीक है। अगर आपने सोना है तो वो वाले आपके हार्मोन्स या वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाएंगे। अगर आप खुश हैं तो आपके डोपामीन, जैसे डोपामीन जो है वो एक प्लेयर हार्मोन है। ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हार्मोन्स की तरह का भी काम करते हैं और वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं। ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर में यहाँ पे जो है ना डिप्रेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सबसे पहले एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन और दूसरा होता है सीरोटोनिन। हम सबसे पहले नॉरएपिनेफ्रिन की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली होता क्या है। ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है जब ये ब्रेन में न्यूरॉन्स के दरमियान कोई सिग्नल देता है ना, तो इसे हम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है। क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ही ये है कि न्यूरॉन की ट्रांसमिशन ब्रेन के अंदर होना। ठीक है। अगर नॉरएपिनेफ्रिन ब्रेन में न्यूरॉन्स के दरमियान अपना सिग्नल जो है वो देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन है वो क्या काम करता है, वो मूड को रेगुलेट करता है, वो अलर्टनेस करता है, वो फोकस को इम्प्रूव करता है और वो एनर्जी लेवल को इनहेंस करता है। ठीक है बच्चे, ये जो पॉइंट्स हैं ये इधर नहीं लिखे होंगे, ये आप लोग साथ साथ अपनी नोटबुक पे लिखें, क्योंकि मैंने कल आपसे ये सारे पॉइंट्स सुनने हैं। ठीक है, साथ साथ लिख लें। उसके बाद अगर यही नॉरएपिनेफ्रिन जो है एड्रीनल मेडोला, एड्रीनल मेडोला को तो आपको पता होगा कि एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी लोकेशन भी आपको पता होगी, किडनीज के ऊपर होते हैं ना इनकी लोकेशन। तो एड्रीनल ग्लैंड से अगर ये जो है वो ब्लड में रिलीज हो ये नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये हार्मोन के तौर पे काम करती है। ठीक है। अब अगर नॉरएपिनेफ्रिन एज अ हार्मोन काम कर रही है, तो वो क्या कर सकती है, वो हार्ट रेट को इफेक्ट कर सकती है, वो बीपी को कंट्रोल कर सकती है, वो स्ट्रेस को रिस्पांस, जिसमें फाइट और फ्लाइट मूड आता है, उसको रिस्पांस कर सकती है। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि नॉरएपिनेफ्रिन दो तरह से बॉडी के अंदर काम करती है, एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करती है, दूसरी ये हार्मोन के तौर पे काम करती है। न्यूरोट्रांसमीटर कब, जब ये ब्रेन के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट सिग्नलिंग करती है, तब ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करती है नॉरएपिनेफ्रिन। और जब ये एड्रीनल मेडोला से ब्लड के अंदर रिलीज होती है, तो ये एज अ हार्मोन एक्ट करती है और उसमें फिर ये हार्ट रेट, बीपी और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। बाकी कहते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। डिप्रेशन तब होता है जब नॉरएपिनेफ्रिन का बॉडी के अंदर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। ब्रेन के अंदर लेवल कम हो जाता है। जब ब्रेन के अंदर इसका लेवल कम हो जाएगा, तो पहले क्योंकि ये मूड को रेगुलेट कर रही है, ये अलर्टनेस वगैरह कर रही है, ये फोकस को इम्प्रूव कर रही है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर एक बंदा है उसकी ब्रेन के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर उसकी तादाद कम हो गई है, इट्स मीन कि वो लो फील करेगा, उसकी एनर्जी लो हो जाएगी,
उसके मूड्स में जो है वो फ्लक्चुएशंस आएंगे, ठीक है, वो अलर्ट नहीं रह पाएगा, उसको जो है वो प्रॉपर वो फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी और डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, जो कि अक्सर आजकल हमारी कुछ डाइट्स ऐसी हैं और कुछ हमारा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसी हैं कि हम सब भी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे अंदर भी इस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है कहीं ना कहीं, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी हम कह सकते हैं और जेनेटिकली भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की हम लोग खुराक खाते हैं उसमें भी इस तरह की चीजें हैं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये कम हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि नॉरएपिनेफ्रीन कम होगा तो डिप्रेशन हो सकता है। नॉरएपिनेफ्रीन करता क्या है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करता है और वो हार्मोन्स के तौर पे भी एक्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीजें नॉरएपिनेफ्रीन के बारे में पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं सीरोटोनिन के बारे में, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर सीरोटोनिन भी एक मेजर जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सीरोटोनिन जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या करता है, अगर ये बॉडी के अंदर लाइक ब्रेन के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा है तो ये ब्रेन में मूड को रेगुलेट करेगा, स्लीप को कंट्रोल करेगा, एपिटाइट को कंट्रोल करेगा और इमोशनल स्टेबिलिटी वगैरह ये जो हार्मोन है ये न्यूरोट्रांसमीटर ये देता है, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर अगर ब्रेन के अंदर जो भी सिग्नलिंग न्यूरॉन्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं उसमें हमारी स्लीप के जो स्केजुअल्स हैं ये सेरोटोनिन के रिलीज होने से होते हैं, ठीक है। हमें जो नींद अच्छी आ जाती है, जो हमारे मूड्स रेगुलेट होते रहते हैं, या जो हमें भूख लगती है ये भी सेरोटोनिन रिलीज होता है तो भूख लगती है। और जो इमोशनली हम स्टेबल होते हैं ये भी ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन का लेवल इनहेंस होता है तो ही जो है ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अब अगर ये इस सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, इसको हम बेसिकली हैप्पीनेस केमिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये खुश रहने वाला केमिकल है। अगर बॉडी के अंदर इसकी जो है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन कि ये हमें खुश रख रहा है, ठीक है, हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं आएंगे, हम अपने जो डेली लाइफ के काम है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन अगर इसका लेवल भी कम हो जाता है, एक तो ये कि नॉरएपिनेफ्रीन भी कम हो रहा है, दूसरा ये कि सेरोटोनिन का लेवल भी किसी ना किसी वजह से, वो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि कुदरती तौर पे कोई ऐसी म्यूटेशंस जीन में आ गई हैं जिसकी वजह से सेरोटोनिन, एक तो होता है ना कि कुछ बच्चों में बचपन से ही कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर डिवेल्प ही नहीं हो पाते। जैसे अगर नॉरएपिनेफ्रीन नहीं होगा, सेरोटोनिन नहीं होगा तो वो एक इल्यूजनरी दुनिया में रहेंगे, वो उनके उन वो बच्चे जो हैं वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाएंगे। एक होता है कि जैसे जैसे जो बच्चा है वो बड़ा होता जाता है, कुछ ऐसी ऐसे ऐसे फैक्टर्स आते हैं लाइफ में कि या तो जो है ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाती है या कोई जेनेटिक म्यूटेशंस लाइफ के साथ साथ एज के साथ साथ आती हैं जिसकी वजह से इन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर सीरोटोनिन का भी लेवल कम होगा तो इट्स मीन के इसका लेवल कम हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास क्या हुआ, सैडनेस, उस बंदे को ज्यादा सैडनेस फील होगी, एनजाइटी फील होगी, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि ये स्लीप को कंट्रोल करे, एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स, जब भूख नहीं आपको लग रही है, आपका स्लीप स्केड्यूल नहीं ठीक, आपको सैडनेस फील हो रही है, आपको बैठे बिठाए बस आपको एक स्ट्रेस सा फील हो रहा है, बॉडी पे बोझ है, तो क्या होगा कि ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्यों देनी है, हमने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इसलिए देनी है ताकि नॉरएपिनेफ्रीन और सीरोटोनिन का लेवल जो है हम इंक्रीज कर सकें ब्रेन के अंदर। इनका लेवल जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होगा तो ये मूड को रेगुलेट करेगा, ये अलर्टनेस करेगा, फिर ये हमारे से जितने भी सिम्टम्स डिप्रेशन के होंगे उनको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। एनी क्वेश्चन, आपको समझ आ रही है? यस मैम, समझ आ रही है। ओके बच्चे, ठीक हो गया। ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, डिप्रेशन को कौन से न्यूरोट्रांसमीटर काज करते हैं। अब हम जो है वो डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, ठीक है। बेसिकली जितनी भी हम ड्रग्स देते हैं ना वो पोटेंशिएट कर देती हैं, वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो नॉरएपिनेफ्रीन और सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर। हमारा बेसिक जो ड्रग्स देने का बेसिक जो हमारा फोकस ही ये है कि हमने नॉरएपिनेफ्रीन और सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन के अंदर क्या करना है, ज्यादा करना है, ठीक है। और डिप्रेशन होता क्यों है, जब हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है इन नॉरएपिनेफ्रीन या सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब इसके एक और जो है वो कंडीशन है जिसको मैनिया कहते हैं, ठीक है। एक एक हम पढ़ेंगे
साइकोसिस, साइकोसिस भी आगे एक एंटी साइकोटिक चैप्टर आएगा जिसमें हम साइकोसिस एक और डिफरेंट टर्म है, उसमें और तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं। एक टर्म है मैनिया। अब मैनिया बेसिकली क्या होता है, देखें अल्लाह ताला का भी निज़ाम है ना, कि अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर सारे जितने भी केमिकल्स हैं उनको किस तरह रेगुलेट किया हुआ है, और अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। जो लोग इस तरह, जिन लोगों में ये कोई म्यूटेशंस की वजह से या किसी भी वजह से ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी होती है, तो वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं, डिप्रेशन को, एनजाइटीज को, मैनिया को। अब मैनिया क्या होता है, देखिए अगर तो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम हो रहा है तो इट्स मीन के डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर यही नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन ओवर प्रोडक्शन नॉरएपिनेफ्रिन की होना शुरू हो जाएगी ब्रेन के अंदर, उसी तरह अगर सेरोटोनिन की प्रोडक्शन भी ओवर होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा कि ओवर मूड रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा, अलर्टनेस ज्यादा हाई होना शुरू हो जाएगी, फोकस आपका हर टाइम, आपका ब्रेन जो है वो अलर्ट रहेगा, फोकस रहेगा, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट अप होगा, और ज्यादा भी एग्जैजरेटेड चीजें जो होती हैं वो भी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। एक बैलेंस्ड वे में जब इंसान जो है जो लेके चलता है चीजों को, तो सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, लेकिन एक किसी भी चीज की एक्सेसिवनेस भी जो है वो ठीक नहीं होती, ठीक है। इसकी वजह से ये मैनिया की कंडीशन आती है जब नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मैनिया के जब जो सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, वो क्या हो सकते हैं, ज्यादातर ये हो सकता है कि उसके बिहेवियरल चेंजेस की अगर आप बात करें ना, तो उसमें ज्यादातर ये होगा कि वो रैपिड थॉट्स, और वो बोलेगा बहुत तेज तेज बोलेगा, ठीक है। वो अपने आप को बहुत कुछ समझेगा, लाइक उसमें एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो उसके जहन में यही होगा कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर वो है, मतलब एक दिमाग के अंदर ना, उसके अंदर ये चीज ऑटोमेटिकली आएगी कि वो सबसे बेहतर है, वो उसके अंदर, क्योंकि इन हार्मोन्स का, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इनका लेवल बहुत ज्यादा होगा। तो उस वजह से, ओवर प्रोडक्शन की वजह से, वो अपने आप को, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका ज्यादा होगा। जजमेंट जो, लाइक जैसे हम नॉर्मली लोगों को जज कर लेते हैं ना, कि अच्छा इसके साथ हमने इस तरह बात करनी है, इसके साथ, वो उसकी इम्पेयर्ड जजमेंट होगी उसकी, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इसमें एंथुसिज्म जैसे बहुत ज्यादा जोशीला वो हो जाएगा, उसके अंदर जो एंगर्स के जो एंकर उसमें बहुत ज्यादा आएगी, गुस्सा वो बहुत जल्दी करना शुरू कर देगा, ओवर एग्जैजरेट चीजें करेगा, ठीक है, पैटर्न्स उसके ओवर एग्जैजरेटेड होंगे, ठीक है। स्लीप, सोएगा वो बहुत ज्यादा, और हाइपर एक्टिविटी, हर टाइम उसका माइंड अलर्ट रहेगा, ठीक है। ये मैनिया की कंडीशन है। जैसे हमने डिप्रेशन में सारे सिम्टम्स डाउन पड़े, जैसे मूड भी रेगुलेट नहीं है, मूड अलर्टनेस भी कम है, सैडनेस है, स्लीप भी कम है, भूख भी नहीं लग रही, लेकिन इसके अपोजिट जितने भी सिम्टम्स होंगे वो मैनिया के होंगे। तो डिप्रेशन और मैनिया जो है वो अपोजिट टर्म्स हैं। आपसे पूछें कि डिप्रेशन क्या है, मैनिया क्या है, तो आपने बता देना है कि डिप्रेशन ये है, ये इनकी वजह से होता है, इसकी कमी की वजह से, इस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से होता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैनिया क्या है और मैनिया किस किस वजह से होता है, तो आपने वो भी बता देना है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जो है ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैनिया की ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की बात करें, तो उसके अंदर डिफरेंट तरह की ड्रग्स आती हैं, ठीक है। एक आती हैं एसएसआरआईज, जो कि सेरोटोनिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का मतलब ये है कि एक होता है कि जब हमारे पास न्यूरॉन्स जो हैं, यहाँ पे प्रॉपर ये बना भी हुआ है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, देखें, ये प्रॉपर ये चीज आप देख रही होंगी। ये क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स बने हुए हैं, जैसे एक जो है वो प्री साइनेप्टिक और उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, फिर दरमियान में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जहाँ पे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वहां से फिर वो रिसेप्टर्स जो पोस्ट साइनेप्टिकली रिसेप्टर्स होते हैं उस पे जाके बाइंड करते हैं, और वो अपना सिग्नल जो है वो बॉडी की तरफ भेजते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्री साइनेप्टिकली जो है ना, वो हमारे पास ऐसे ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होते हैं जो कि जब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपना काम कर लेते हैं ना, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन बॉडी के अंदर अपना काम कर लेते हैं, तो उसने दोबारा जो है वो या तो बॉडी से मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट हो जाना होता है, या फिर उसने रीअपटेक के थ्रू जो है ना, कुछ ट्रांसमीटर्स के थ्रू दोबारा प्री साइनेप्टिकली उसने क्या जो है जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर दोबारा चले जाना होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा टारगेट ये है कि हमने सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मतलब देने हैं, जो कि रीअपटेक को ब्लॉक कर देंगे। जब रीअपटेक ब्लॉक हो जाएगी, तो प्री साइनेप्टिकली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, और जो हमारे पास सेरोटोनिन है वो ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट में, साइनेप्टिक लेफ्ट में
में मौजूद रहेगा। जितना सेरोटोनिन साइनेप्टिक लेफ्ट में मौजूद रहेगा उतना वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता जाएगा, और जितना वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वो पोस्ट साइनेप्टिकली फिर क्या करेगा, मूड को अच्छा करेगा, और बॉडी के अंदर जो सिग्नलिंग वो देगा, वो फोकस हमारा इंप्रूव करेगा, एनर्जी लेवल को मेंटेन रखेगा। तो हमने ऐसी ड्रग्स देनी होती हैं जो कि सेरोटोनिन को सिलेक्टिवली क्या करें, जाके उसके रीअपटेक को इनहिबिट कर दें, ठीक है। इसमें ये मैकेनिज्म में यही चीज आती है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया। उसके बाद देखो कि ये जो एसएसआरआईज है वो कहते हैं कि ये जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, इनकी कुछ जो है ना ये लिटिल ब्लॉकिंग एक्टिविटी ये मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, और हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। देखो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। जब उनको ब्लॉक करेगा तो जैसे ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन टाइप सिम्टम्स आएंगे। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जैसे बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने अल्फा एड्रेनर्जिक बताया, तो अल्फा जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करेगा तो ये हमारे पास हाइपोटेंशन वगैरह काज करवा सकता है। हिस्टामीन H1 रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करेगा तो सीडेशन वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा सारा नहीं का लीड सॉरी, इफेक्ट होता है। ये मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही। मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही। बच्चे मैं ना आपको बता रही थी कि ये मैं फोन पे लेक्चर ले रही हूँ, ठीक आपका है। जूम जूम की जो मीटिंग है ये फोन पे मैंने ज्वाइन की हुई है, तो मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो फोन की ऑन की हुई है, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और अभी ये बिल्कुल 2 मिनट के बाद ना ये रिकॉर्डिंग मैंने खत्म कर देनी, क्योंकि वो इसकी लिमिट इतनी है। मैं फिर आपको दोबारा जो है ना वो लिंक सेंड करती हूँ, ठीक है। फिर आप लोग ज्वाइन कर लेना। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि एसएसआरआई एक तो ये करते हैं ना कि वो रीअपटेक को ट्रांसपोर्टर्स को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, और स्पेसिफिकली जाके सिलेक्टिवली वो क्या कर देते हैं कि वो रीअपटेक को जब इनहिबिट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा साइनेप्टिक लेफ्ट में हमारी ड्रग जो है वो मौजूद रहेगी, ठीक है। उसी के साथ अगर बात की जाए कि हमारे पास, अगर बात की जाए एसएसआरआईज लिटिल ब्लॉकिंग एक्टिविटी इसकी मस्कुरिनिक रिसेप्टर, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे होती है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इस पे इनका इतना इफेक्ट नहीं होता है, इस वजह से ये इनका इग्नोरेंट इफेक्ट ही है। कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर एसएसआरआईज दिए तो वो मस्कुरिनिक रिसेप्टर को भी जाके ब्लॉक कर देंगे, वो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देंगे, वो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देंगे, और वो सिडेशन और ज्यादा वो इस तरह के सिम्टम्स देंगे, ऐसा नहीं है होता, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि एसएसआरआई इसको लार्जली हमने रिप्लेस कर दिया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से। क्यों किया है बच्चे? इसलिए किया है क्योंकि इसकी लिटिल एक्टिविटी होती है, ये जो जितने भी ये रिसेप्टर्स हैं इनके अगेंस्ट, तो इस वजह से ये जो है ये ड्रग ज्यादातर जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस है। इसको लार्जली रिप्लेस हमने कर दिया हुआ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से। क्यों किया है? क्योंकि ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हैं इनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है। एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से हम लोग ज्यादातर अब जो है एसएसआरआईज को ही पेशेंट में देते हैं, ठीक हो गया? समझ आई आपको इस बात की? बाकी हम ड्रग्स जो पढ़ते हैं वो मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करती हूँ, तो फिर हम ड्रग्स को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चे, तो ड्रग्स में ना जब हम लोग एसएसआरआईज के ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए ये एक मोनिक बनाया है, जिसमें ये साथ ही लिखा हुआ है, आप लोग अगर देखें, फनी कैट्स इंजॉय फ्रेश सैल्मन। इसका मतलब ये है कि आप FCEFS इसको याद रख लें, पहला पहला वर्ड आपको मतलब याद रह जाएगा ना, स्पेलिंग याद रह जाएगा, तो आपकी ड्रग्स यहाँ से ही हो जाएंगी, ठीक है। एक 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 सेंटेंस में आपकी सारी ड्रग्स कवर हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले फ्लॉक्सिटीन, सिटेलोप्रेम, इसिटेलोप्रेम, फ्लोरोक्सामीन, प्रोक्सिटीन एंड sertraline, ये सारी आपकी ड्रग्स हैं। और पास्ट पेपर में जो जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया है ना, पास्ट पेपर में ज्यादातर वो कहते हैं राइट अ नोट ऑन फ्लॉक्सिटीन, फिर वो कभी ये कह देते हैं कि राइट अ नोट ऑन सिटेलोप्रेम प्लस ड्रग इंटरेक्शन ऑफ सिटेलोप्रेम, या फिर वो ये पूछ लेते हैं कि राइट अ नोट ऑन इस सिटेलोप्रेम, या वो ये पूछ लेते हैं राइट अ नोट ऑन सिट्रालीन। ज्यादातर ये 3 4 पे स्पेसिफिकली जो है वो नोट आता है। तो अगर इन पे नोट, अगर इंडिविजुअल भी नोट आ जाता है फ्लॉक्सिटीन पे वो कह देते हैं, या सिटेलोप्रेम इस सिटेलोप्रेम, तो आपने सारा कुछ सेम ही बताना है, मैकेनिज्म सेम बताना है, ड्रग सारी बता देनी है। उसके बाद आपने थेराप्यूटिक यूजेस, ADRs, उसके बाद इसके विड्रॉल सिम्टम्स, और सारा कुछ जो आगे हम पढ़ेंगे वो सब कुछ आपने सेम ऐसे ही बताना है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर ड्रग बात करें, ड्रग इंटरेक्शन एस्टेलोप्राम में क्या आएगा? बच्चे वो आगे आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने लिखी हुई है स्पेसिफिकली, इसकी लिखी हुई है ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। अच्छा,
अब आप आगे देखें कि मोनोमाइन ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एसएसआरआईज का। एसएसआरआईज बेसिकली क्या करती हैं, ये रीअपटेक को ब्लॉक कर देती हैं, और ये क्योंकि जब रीअपटेक ब्लॉक हो जाएगी तो मैंने आपको पहले बताया है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सीरोटोनिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब सीरोटोनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इट्स मीन कि वो रिसेप्टर के साथ ज़्यादा, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ ज़्यादा बाइंड कर रही है। उनके साथ बाइंड करके ये अपना जो इफेक्ट है डिप्रेशन को क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है। ऑनसेट ऑफ एक्शन की वो बात ये करते हैं, कहते हैं कि डिप्रेशन की जब ड्रग्स देते हैं ना, एंटी डिप्रेसेंट जब ड्रग्स देते हैं डिप्रेशन के लिए, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लग जाते हैं कि पेशेंट के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंप्रूवमेंट आना ना, 2 हफ्ते लग जाते हैं। जैसे एक पेशेंट है, उसको डिप्रेशन है और डॉक्टर उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रेफर करता है जिसमें एसएसआरआईज, डॉक्टर कहता है कि आप एसएसआरआईज में फ्लॉक्सिटीन कहता है कि लें। अब फ्लॉक्सिटीन की वो जो डोज देगा, तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट 1 डोज़ या 2 डोज़ खाने से उसको फ़र्क पड़ जाएगा या वो डिप्रेशन उसका बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर 2 हफ्ते खाने के बाद उसको थोड़ा-थोड़ा फ़ील होगा कि मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, वो थोड़ा अच्छा सोचेगा, बेटर फ़ील करेगा। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है कि मैक्सिमम बेनिफिट जो होता है, मैक्सिमम अगर बेनिफिट की बात करें तो 12 हफ्ते भी लग सकते हैं, और जो हमारे पास मिनिमम जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मूड में आती है, वो 2 हफ्तों में आती है, ठीक है? थेराप्यूटिक यूज़ेज़ की अगर बात करें, तो प्राइमरी तो इंडिकेशन यही है कि मेजरली ये जो एसएसआरआईज होती हैं ये डिप्रेशन को ही ट्रीट करती हैं। लेकिन क्योंकि जितने भी सीएनएस रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं डिप्रेशन के अलावा, ये उनके लिए भी यूज की जाती है। जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर, आप लोगों ने कंपल्सिव डिसऑर्डर पढ़ा भी होगा, ओसीडी के बारे में आप बहुत ज्यादा लोगों से सुनते भी हैं कि ओसीडी क्या होती है, ठीक है? ये ओसीडी के लिए भी यूज की जाती हैं ये वाली ड्रग्स। ये पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज की जाती हैं, ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज की जाती हैं, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए भी यूज की जाती हैं। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर ना डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। एक आ जाती है सोशल एंजाइटी। कुछ लोग होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स को भी अक्सर सोशल एंजाइटी होती है। जैसे किसी ने अगर होल क्लास को प्रेजेंट करना हो ना, कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, तो सोशल एंजाइटी होती है, ठीक है? और बहुत जिनको सीवियर लेवल की सोशल एंजाइटी होती है ना, उन 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 पेशेंट्स को भी ये ड्रग्स जो है वो डॉक्टर प्रेफर करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है ना, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि पीरियड्स, जो लड़कियों को पीरियड्स होते हैं ना, उससे पहले अक्सर ऐसी बच्चियां होती हैं जिनको पीरियड्स के मूड स्विंग्स होते हैं, कि पीरियड्स होते नहीं है लेकिन पीरियड्स से 1 हफ्ता पहले ही मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ये उसके लिए भी, और जिन बच्चियों को ज्यादा सीवियर ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है, उनके लिए भी फिर ये जो है ना, हम एसएसआरआईज को प्रेफर करते हैं। और बुलिमिया नेप्रोसा जो है, ये भी जो है ना, इसके लिए स्पेसिफिकली जो है ना, वो ओनली फ्लॉक्सिटीन को ही यूज किया जाता है, ठीक है? उसके बाद ये बुलिमिया नेफ्रोजा बेसिकली क्या होता है, इम्पल्सिव ईटिंग इसको कहते हैं। इम्पल्सिव ईटिंग का मतलब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेंशन में ना ज्यादा खाते हैं। जब उनको डिप्रेशन होता है तो वो बस खा रहे होते हैं, मतलब उनका पेट भरा भी होगा लेकिन वो खाते रहेंगे बस अपने डिप्रेशन को कम करने की कोशिश में वो ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है? तो ये जो बुलिमिया नेफ्रोसा है ना, इसके लिए ज्यादातर जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो फ्लॉक्सिटीन को ही प्रेफर करते हैं, ठीक हो गया? थेराप्यूटिक यूजेस भी हमने पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट इसकी क्या पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में कहते हैं कि ये ओरली वेल अब्जॉर्ब ड्रग है, और इसका प्लाज्मा लेवल जो अटेन करने के लिए 2 से 8 घंटे लग जाते हैं, ठीक है? प्रॉपर पीक लेवल जो एरिया अंडर द कर्व जो अचीव होता है ना इसका, वो 2 से 8 घंटे में होता है। फूड के साथ इसकी लिटिल मतलब इफेक्ट है। अगर आप खाना खा रहे हैं और साथ ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो फूड के साथ इसके इंटरेक्शंस नहीं है इतने ज्यादा, ठीक है? फिर वो कहते हैं कि एक्सेप्ट सिट्रालीन, सिट्रालीन एक ऐसी ड्रग है जिसकी फूड के साथ जो अब्जॉर्प्शन होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सिट्रालीन लेते हैं, तो उससे इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो इनहेंस हो जाएगी, और वो ये जो है ना, जल्दी अपना इफेक्ट दे देगी, प्लाज्मा लेवल जल्दी अटेन कर लेगी। प्लाज्मा हाफ लाइफ वो कहते हैं कि 16 से 36 घंटे इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है, जबकि फ्लॉक्सिटीन की जो है ना, वो मैक्सिमम 50 आवर्स हाफ लाइफ होती है। इसका मतलब ये है कि फ्लॉक्सिटीन जो है वो ज्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहता है, इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है? एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स उनकी हाफ लाइफ कम होती है, ठीक है? मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ये सारी जो है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू, और साथ जो है ये CYP450 एंजाइम, जितने भी 2D6 3A4, ये सारी इन एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट से क्या होती है, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म से या तो वो प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वो एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है? और जो कॉन्जुगेशन होती है, या तो
वो ग्लूकुरोनिडेशन या सल्फेशन के थ्रू इसकी कॉन्जुगेशन होती है। आपने सेकंड ईयर की फार्माकोलॉजी के अंदर जो है बहुत डिटेल में कॉन्जुगेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है? कॉन्जुगेशन आपको पता होगा क्या होती है। उसके बाद कहते हैं कि ये ज्यादातर जो है ना, ये जो ड्रग्स है ना, ये CYP450 से मेटाबोलाइज होती हैं, लेकिन ये 2D6 को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है? इनहिबिटर होती हैं 2D6 की। जैसे इसमें मेजरली फ्लॉक्सिटिन और प्रोक्सिटिन, ये दोनों ड्रग्स जो हैं, ये क्या करती हैं, 2D6 एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसी ड्रग बॉडी के अंदर साथ ही इन ड्रग्स के साथ कोई ऐसी ड्रग देते हैं जिसने 2D6 से मेटाबोलाइज होने हैं, ठीक है? अब क्या होगा कि 2D6, क्योंकि फ्लॉक्सिटिन तो इनहिबिट कर रही है 2D6 को, तो इनहिबिटर्स की वजह से क्या हो जाएगा कि जो साथ ड्रग दी हुई है जिसने 2D6 से मेटाबोलाइज होना है, उसका टॉक्सिक लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो इसके ड्रग इंटरेक्शंस फिर इस तरह आ सकते हैं कि एक ऐसी ड्रग जो 2D6 के साथ मेटाबोलाइज हो रही है, उसको हमने फिर जो है ना क्वेश्चन के साथ इसके साथ देना है, ठीक है? एडीआरस की बात करें तो एडीआरस में वो कहते हैं कि इसके लेस साइड इफेक्ट हैं एज कम्पेयर टू ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि क्यों लेस साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये इसकी लिटिल ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है। अदर जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, मस्क्रीनिक, अल्फा एड्रेनर्जिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे ये बहुत कम जाके जो है ना वो बाइंड करता है, ठीक है? इस वजह से इसकी एडीआरस कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स जो कि एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है? अब जो इसके एडीआरस हैं, अगर उसकी आप बात करें तो आपने याद रखना है, एक तो जीआईटी के रिलेटेड इसके एडीआरस हैं, एक इसके जो है ना वो जो है वो सीएनएस के रिलेटेड एडीआरस हैं। तो जीआईटी के रिलेटेड जो एडीआरस हैं उसमें नाजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह आप देख लें। उसके बाद इसमें आपने जो सीएनएस के रिलेटेड हैं, इसमें एंजाइटी, हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम की जो है वो लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, वेट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं। मतलब या तो पेशेंट को नींद नहीं आती या फिर वो सोता ही रहता है, ठीक है? दो तरह की इंसोम्निया के पेशेंट की नींद बिल्कुल उड़ जाती है, और सोमनोलेंस का मतलब होता है कि वो सिडेटिव हो जाता है, उसके ऊपर गुनूदगी ज्यादा तारी रहती है, ठीक है? और ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस भी इसके होते हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन मैंने अभी आपको 2D6 से ही बताया, क्योंकि ये 2D6 का इनहिबिटर है। तो कोई ऐसी ड्रग अगर इसके साथ दे दी जो 2D6 से मेटाबोलाइज होनी है, तो ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस हैं। एडीआरस भी बात कर ली हमने। अब एडीआरस के अंदर ना दो स्पेसिफिक एडीआरस उन्होंने बताए हैं। एक वो कहते हैं कि स्लीप डिस्टरबेंस ये करवाता है, लेकिन अब हम स्लीप डिस्टरबेंस के लिए मेडिसिन कौन कौन सी यूज करवाते हैं, ठीक है? और जो एडीआर स्पेसिफिकली उन मेडिसिन से आता है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? स्लीप डिस्टरबेंस के अंदर जो है हम प्रोक्सिटीन और फ्लोरोक्सामिन अगर देते हैं, तो उससे सिडेटिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम फ्लोक्सिटीन और सर्ट्रालिन दे रहे हैं स्लीप डिस्टरबेंस में, तो हमारे पास एक्टिवेटिंग जो है ना एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो सोमनोलेंस की जो कंडीशन है वो ज्यादा हो जाएगी उस पेशेंट के ऊपर, जो है वो सोमनोलेंस नहीं, इंसोम्निया की कंडीशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? सोमनोलेंस तो उसमें होगा जो पेरोक्सिटिन और फ्लोरोक्सामाइन हम देंगे, ठीक है? उससे क्या होगा कि स्लीपिंग और कॉमिंग इफेक्ट हर वक्त पेशेंट को आता रहेगा। और ये एक एडीआर है, ठीक है? और जो हमारे पास फ्लोक्सिटिन और सेट्रालिन है, इससे क्या होगा कि वो पेशेंट जो है वो इंसोम्निया में चला जाएगा, उसको नींद ही नहीं आएगी, मेडिसिन तो वो खा लेगा, लेकिन एडीआर क्या आएगा कि वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो एक्टिव रहेगा, वो उसको नींद नहीं आएगी। सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी, जो सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंदर बेसिकली जो एडीआरस आते हैं ना, वो या तो लॉस ऑफ लिबिडो होता है, ठीक है? या डिलेड इजैकुलेशन हो जाती है, या फिर एनोरेक्सिया की कंडीशन आ जाती है, ठीक है? ये तीन कंडीशन सेक्सुअल डिसफंक्शन में आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ ऊपर पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको यूजेस के बारे में बता देती हूँ, ठीक है? अब ना डिप्रेशन जो होता है ना वो टीन एजर्स में भी होता है और वो अडोलसेंट की एज में भी होता है। जैसे अडोलसेंट जो होता है ना वो 9 से 10 ईयर्स के ओल्ड के बच्चे होते हैं, ठीक है? 9, 10, 11, 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो अडोलसेंट में आ जाते हैं। और टीन एजर जो हमारे पास अडल्ट हैं वो 21, 22 ईयर्स के जो है वो होते हैं, ठीक है लोग। अब इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास फ्लॉक्सिटीन, सिट्रालिन और फ्लोरोक्सामिन जो होती है ना, ये बच्चों के अंदर यूज की जाती है ओसीडी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जेनेटिकली ओसीडी की जो है ना वो बीमारी होती है, तो ओसीडी के लिए जो है ना ये वाली स्पेसिफिकली ड्रग्स को यूज किया जाता है, ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि फ्लॉक्सिटीन और इस सिटेलोप्राम जो होती है, ये चाइल्डहुड डिप्रेशन जिन बच्चों को होता है जेनेटिकली, उसके लिए ये यूज की जाती है, ठीक है? अब हमने यूजेस भी पढ़ लिए। कुछ वो कहते हैं कि ऊपर, अब आप काइंडली मैं आपको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, अब आप लोग ऊपर देखें, ठीक है?
ये चीज़। कहते हैं कि कुछ सीरियस एडीआर्स जो है ना वो हम लोग देख लेते हैं। सीरियस एडीआर्स की अगर बात करें तो जो रेयर एडीआर कभी-कभार हो जाता है उसमें जो है हाइपोनेट्रीमिया एल्डर अगर पेशेंट है कोई जो डिप्रेशन के लिए ये मेडिसिन ले रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ सकती है। या फिर जब जो यंग पेशेंट्स जो मतलब एडोलसेंट की एज के बच्चे होते हैं या जो अडल्ट्स होते हैं जब वो ये मेडिसिन ले रहे होते हैं ना तो मेडिसिन लेने के दौरान उनको सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? उनका दिल करता है कि वो सुसाइड करें, ठीक है? मेडिसिन खाने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा एडीआर है इन मेडिसिन्स का कि मेडिसिन लेने के बाद भी रिस्क होता है कि वो सुसाइडल थॉट्स उन बच्चों को या जो वो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं उनको आएगा, ठीक है? और एडोलसेंट्स और ये यंग एडल्ट्स के अंदर ये बॉक्स वार्निंग के तौर पे ब्लैक बॉक्स वार्निंग के तौर पे ड्रग्स के ऊपर प्रॉपर मेंशन होता है। इसकी ब्लैक बॉक्स वार्निंग होती है कि ये ड्रग आपने बड़ी प्रिकॉशनरी तौर पे देनी है बच्चों के अंदर और इनकी इसकी डोज को प्रॉपरली आपने मेंटेन करके देना है। ये ना हो कि ओवरडोज करके वो जो ट्रीट होने की बजाय वो सुसाइडल थॉट से अब सुसाइड ही ना कर ले, ठीक है? ड्रग इंटरेक्शंस जो है ना ड्रग इंटरेक्शन इसकी कुछ ड्रग्स के साथ है जैसे एनसेड्स के साथ एस्पिरिन के साथ एंटीकोआगुलेंट्स के साथ जो है ना क्योंकि ये जितने भी एनसेड्स एनसेड्स के अंदर ही एस्पिरिन आती है ना और एंटीकोआगुलेंट्स जो होते हैं ये भी क्या करते हैं ये जो है वो ब्लीडिंग को क्या करते हैं एंटीकोआगुलेंट क्या होते हैं कोआगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं तो ब्लीडिंग को ब्लड को थिन करते हैं तो अगर हमारे पास कोई हम ड्रग डिप्रेशन की ड्रग दे रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट में से कोई दे रहे हैं और साथ ही हम कोई एस्पिरिन या एंटीकोआगुलेंट ले रहे हैं तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो होता है वो ज्यादा हो सकता है ठीक है उसके बाद कहते हैं कि सिरोटोनिन सिंड्रोम का रिस्क भी ज्यादा हो सकता है अगर हम साथ ही फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा भी होता है कि एसएसआरआई एक पेशेंट है जिसको डिप्रेशन है तो डॉक्टर क्या करता है एसएसआरआई में फ्लोक्सिटिन भी देता है और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में से भी कोई ड्रग साथ देता है ठीक है दोनों अपना जो है दोनों का काम तो यही होता है वो डिप्रेशन को ट्रीट कर रही होती हैं लेकिन जो दो ड्रग्स का कम्बिनेशन डोज में जो है ना वो ड्रग देते हैं इस वजह से कहते हैं कि अगर हम लोगों ने अगर अकेले इंडिविजुअली मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देनी है ना तो हमने 14 डेज वॉश आउट पीरियड जरूर देना है क्योंकि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स से पहले अगर हम लोग ये वाली ड्रग ले रहे हैं फ्लॉक्सिटिन क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है तो इस वजह से हमने 1 से 2 हफ्ते देने हैं ताकि वो जो बॉडी से ड्रग है वो एलिमिनेट हो जाए एक दफा प्रॉपरली वो वॉश आउट पीरियड उसको मिल जाए उसके बाद हम फिर जो है ना वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की थेरेपी पे जाएंगे और जो है ना वो फिर हम शुरू करवाएंगे ठीक है ये इसके ड्रग इंटरेक्शंस हैं उसके बाद अदर जो है वो कहते हैं कि एसएनआरआईज ट्रिप्टेंस उसके बाद जो है ना निजोलिड के साथ भी इसके ड्रग इंटरेक्शंस हैं और ये सेरोटोनिन सिंड्रोम को क्या कर देती है इंक्रीज कर देती है बाकी यहाँ पे मैंने आपको सिटेलोप्रेम की ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताना था जो मुझसे आयशा ने भी पूछा कि मैम आप बताएं कि सिटेलोप्रेम की ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है ठीक है अब क्योंकि ये पेपर के अंदर आया हुआ था तो मैंने इसको एक ना ये साइड पे करके लिख दिया था कि सिटेलोप्रेम की ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है बच्चे ये आप लोग देख लें ठीक है सिटेलोप्रेम की ड्रग इंटरेक्शन कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को सिटेलोप्रेम दे रहे हैं और साथ ही अगर जो है ओमेप्राजोल भी पेशेंट ले रहा है अब क्योंकि ओमेप्राजोल जो है वो क्या होता है कि वो CYP2C19 का इनहिबिटर होता है ठीक है अब सिटेलोप्रेम क्या करता है कि वो हमारे पास इंक्रीज लेवल कर देता है इस ड्रग का क्योंकि हमारे पास अगर CYP2C19 इनहिबिट हो रहा है ठीक है इनहिबिटर्स की वजह से क्या होगा कि ओमेप्राजोल का लेवल ज्यादा हो जाएगा ओमेप्राजोल जब बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा ठीक है सिटेलोप्रेम और ओमेप्राजोल का ड्रग इंटरेक्शन इस तरह से आता है कि वो 2C19 एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जब इनहिबिट कर देते हैं तो टॉक्सिक लेवल जो होता है वो बॉडी के अंदर ज्यादा जो ड्रग है वो कमुलेट होना शुरू हो जाती है ठीक हो गया नेक्स्ट अगर ओवरडोजेस की बात करें तो ओवरडोजेस में अगर पेशेंट को ओवरडोज हो गया फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं वो डिप्रेशन अगर उनको 2 वीक देखें लैक ऑफ नॉलेज भी होते हैं अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट को बताते ही नहीं है कि आपको डिप्रेशन है आपको मैं ये मेडिसिन दे रहा हूँ तो आपने बड़े पेशेंस से ये मेडिसिन 1-2 हफ्ते के बाद आपको आराम आएगा आहिस्ता आहिस्ता इस मेडिसिन का जो है ना आपको फर्क पड़ेगा अब डॉक्टर क्या करते हैं वो पेशेंट को बताते नहीं है पेशेंट को तो यही होता है कि वो 1-2 दिन मेडिसिन खाते हैं उसको ये लगता है कि जी मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा वो एक की बजाय 2 टैबलेट्स लेना शुरू कर देता है अगर वो दिन में 2 ले रहा है तो हो सकता है वो 3 लेना शुरू कर दे ओवरडोज की वजह से भी क्या होता है फिर एडीआर्स आना शुरू हो जाते हैं सीरियस इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं सीवियर इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जिसमें कार्डियक एरिथमिया क्योंकि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होना शुरू हो जाती है और ये बेसिकली ज्यादातर सिटेलोप्रेम अगर ड्रग दे रहे हैं ना और अगर सिटेलोप्रेम की ओवरडोज हो गई है उसकी वजह से ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन आएगी और कार्डियक एरिथमिया हो सकता है ठीक है सीजर्स की कंडीशन हो सकती है ठीक है क्योंकि जितने भी एसएसआरआईज होते हैं ना वो सीजर्स थ्रेशोल्ड
लेवल लो होता है। थ्रेशोल्ड लेवल बेसिकली कहते हैं कि जो मिनिमम हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है ड्रग की, जो कि हमारे पास एक इफेक्ट को बॉडी के अंदर प्लाज्मा लेवल को अटेन करने के लिए जो हमारे पास मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है ना ग्राफ को अचीव करने के लिए, वो थ्रेशोल्ड लेवल होता है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास सीजर्स के अंदर जो है ना वो लो थ्रेशोल्ड लेवल्स होते हैं, एसएसआरआईज का, इस वजह से सीजर जो है वो जल्दी हो जाते हैं पेशेंट्स को इन ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से। ठीक है, सीरोटोनिन सिंड्रोम्स में वो कहते हैं कि स्पेशली अगर हम इस ड्रग को मोनोमाइन ऑक्सीडेज या फिर सीरोटोजेनिक ड्रग्स के साथ अगर हम इसको देंगे ना, जैसे सीरोटोजेनिक ड्रग्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, अगर हम दे रहे हैं ऐसा सीरोटोनिन एक दे रहे हैं एसएसआरआई और साथ हम दे रहे हैं एसएनआरआई, तो क्या होगा कि इनके कम्बिनेशन की वजह से भी क्या होगा, ओवरडोज अगर इनकी हो जाती है तो फिर हाइपरथर्मिया की कंडीशन आ जाएगी, मसल रिजिडिटी आ जाएगी, स्वेटिंग आ जाएगी, मायोक्लोनिक जो है ये सीजर्स होते हैं जिसमें सडन ब्रीफ जो है ना वो इनवॉलेंट्री मसल जर्क्स या कंट्रैक्शंस होती हैं। आपने अक्सर जब हम एपिलेप्सी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मैं प्रॉपर आपको पोजीशंस के साथ समझाऊंगी कि अच्छा जो डिफरेंट मायोक्लोनिक सीजर्स होते हैं, फिर क्लोनिक सीजर्स होते हैं, और डिफरेंट टर्म्स होती हैं सीजर्स की, कि वो किस तरह की उन वो पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन से पता चल जाता है। अक्सर जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं ना जिनको एपिलेप्सी होती है, वो स्टेयर करते हैं, वो घूरते रहते हैं, और ये इनका प्रॉपर एक सिम्टम होता है। अक्सर ये होते हैं कि वो जैसे प्रॉपर स्ट्रेच हो जाते हैं, उनकी हाथ पांव स्ट्रेच हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जर्की मूवमेंट्स आना शुरू हो जाती है, और वो इनवॉलेंट्री होती है, वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, तो इन कम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि ये सारी डिप्रेशन को ट्रीट और ये सीएनएस रिलेटेड ड्रग्स हैं, और सारे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ब्रेन पे जाके एक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से अगर इनकी ओवरडोज होगी तो ये वाला मायोक्लोनिक सीजर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और मेंटल स्टेटस और वाइटल साइंस भी आ सकते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम्स की अगर बात करें, तो अगर हम लोग देखें एस एस आर आईज अगर प्रॉपर एक पेशेंट ले रहा है और वो प्रोटोकॉल के साथ उसको जो है वो छोड़ता नहीं है, जैसे देखो विड्रॉल सिम्टम्स, आप लोगों ने विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में पढ़ा होगा। विड्रॉल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं कि अक्सर पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेते हैं और वो अचानक मेडिसिन छोड़ देता है। ठीक है, विदाउट डॉक्टर के कहने के मतलब डॉक्टर ने कहा भी नहीं है, वो कहते हैं कि मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, वो मेडिसिन को छोड़ देता है। अब अचानक जब वो मेडिसिन छोड़ेगा तो वो जो डिप्रेशन थोड़ा बहुत उसका ट्रीट होगा वो एग्जैजरेट हो जाएगा, वो मेडिसिन लेने का कोई फायदा नहीं होगा, वो विड्रॉल सिम्टम्स ओवर एग्जैजरेट सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो जो पहले तो डिप्रेशन थोड़ा कम था, मेडिसिन देने से चलो ट्रीट हुआ, लेकिन अगर मेडिसिन को हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डोजेस को कम कर करके नहीं मेडिसिन को छोड़वाएंगे, और अचानक से मेडिसिन को पूरी मेडिसिन को छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर कहते हैं कि फ्लॉक्सिटिन के विड्रॉल सिम्टम्स कम होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लॉक्सिटिन की हाफ लाइफ ज्यादा होती है, वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा देर तक प्रेजेंट रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस ड्रग को छोड़ भी देना कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन पहले से मौजूद रहती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसको 2-3 हफ्ते वॉश आउट पीरियड के लिए रहते हैं, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स इतने नहीं होते एज कम्पेयर टू अदर जितनी भी हमारे पास एस आ रहा है, इसके अंदर ड्रग्स हैं जिसके अंदर जो है वो सिट्रालिन आ गई, सिटेलोप्रेम वगैरह आ गई। ये सारी जो है अगर इसको हम अचानक छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसके अंदर ज्यादातर हेडेक, मेलासिस, फ्लू लाइक सिंड्रोम्स, एजिटेशन, उसके बाद इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस और चेंज इन स्लीप पैटर्न, ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे हमारा एसएसआरआई का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। मतलब अगर आपके आपके पास नोट आ जाता है एसएसआरआई के ऊपर, तो आप डिटेल में बता सकते हैं कि एसएसआरआई होता क्या है, हमारे पास डिप्रेशन काज क्यों होते हैं, हमने डिप्रेशन के लिए जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो क्यों देनी है, उसके बाद हम इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बता देंगे, ड्रग्स के बारे में बता देंगे, फिर हम ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में बताएंगे, थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बताएंगे, फिर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बताएंगे, फिर इसके एडीआरस के बारे में बता देंगे, फिर एडीआरस में स्पेसिफिकली स्लीप डिस्टर्बेंस और सेक्सुअल डिसफंक्शन किस किस वजह से होता है वो बता देंगे। उसके बाद हम इसके यूजेस के बारे में बता देंगे कि चिल्ड्रन और टीनेजर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, और स्पेसिफिकली वो ओसीडी या चाइल्डहुड डिप्रेशन को कौन कौन सी ड्रग ट्रीट करती हैं। फिर हम इसमें ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बता देंगे, फिर सिटेलोप्रेम की इंटरेक्शन के बारे में बताएंगे, ओवरडोजेस के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट ओवरडोजेस के बाद हम डिसकंटिन्यूएंस सिंड्रोम के बारे में, इतनी ज्यादा हेडिंग्स इसमें कवर हो जाती हैं कि अगर ये 20 नंबर का भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप इसको कर सकते हैं, और अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 10 मार्क्स के लिहाज से भी इसको कर सकते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल ड्रग पूछी जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं राइट अ नोट ऑन सिटेलोप्रेम, तो आपने सिटेलोप्रेम के अंदर भी सारा कुछ यही लिखना है। ठीक है, मैकेनिज्म भी सेम लिखना है, थेराप्यूटिक यूजेस भी सेम लिखने हैं, फार्माकोकाइनेटिक भी सेम लिखनी है, एडीआर सब कुछ सेम। ठीक है, तो यहाँ पे एसएसआरआई कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो एसएनआरआई है। ठीक है, एसएनआरआई क्या होता है बच्चे,
ये होता है सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। देखिए पहले हमने पढ़ा था कि सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वो सिलेक्टिवली जाके सीरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे थे। लेकिन ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो हम सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को भी इनहिबिट कर रही होती हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन भी प्री साइनेप्टिकली इनहिबिट हो रहा होगा, मतलब रीअपटेक उसकी नहीं होगी, दोबारा वो प्री साइनेप्टिकली नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि वहां पे नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा से ज्यादा साइनेप्टिक लेफ्ट में पाया जाएगा। जब ज्यादा साइनेप्टिक लेफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन भी कंबाइनली सेरोटोनिन के साथ रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और ये दोनों जब हमारे पास जो है ज्यादा बॉडी के अंदर रिलीज होंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये अच्छा जो डिप्रेशन जो है उसको ट्रीट कर लेंगे, और जितने भी डिप्रेसिव जो हमारे पास सिम्टम्स हैं उनको जो है वो बेटर फील करवाएंगे, ठीक है, वो जो सिम्टम्स है वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं ना, मैंने उसके लिए भी एक निमोनिक लिखा है कि वेरी डिप्रेस्ड लेडीज डांस। आपने इस चीज से याद रख लेना है, ये एक लाइन याद रखो तो आपको ये ड्रग्स याद रह जाएंगी, ठीक है। जिसमें पहली ड्रग है वेलनाफेक्सिन, डिसवेलनाफेक्सिन, फिर लीवोमिलेनासिप्रान, उसके बाद डुलोक्सिटीन। और ज्यादातर जो नोट आता है ना पास पेपर में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो कहते हैं राइट अ नोट ऑन डोलॉक्सिटीन, ठीक है। या फिर ये कहते हैं कि राइट अ नोट ऑन एसएनआरआई इनहिबिटर्स, या कहते हैं कि राइट अ नोट ऑन डोलॉक्सिटीन। तो इंडिविजुअल भी अगर ड्रग के बारे में पूछा जाएगा तो आपने यही सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। अब कहते हैं कि देखें, सिरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ ये कंबाइन इफेक्ट देंगी तो री दोनों को इनहिबिट करेंगी, रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, तो ये हमारे पास एक अच्छा इफेक्ट दे सकती हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि डिप्रेशन में ये भी होता है कि ऑफन क्रोनिक पेन भी पेशेंट्स को होती है, ठीक है। क्रोनिक पेन में कहते हैं कि बैक इच पेन हो सकती है या मसल इच पेन हो सकती है, ठीक है। मसल पेन या बैक पेन होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और जो एसएनआरआईज होती है ना, ये पेन सिंड्रोम के लिए भी यूज किए जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा ये बताती हूँ कि पेन सिंड्रोम के लिए ये यूज क्यों किए जाते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि एसएसआरआई इसका जो है वो लिटिल इफेक्ट होता है कहाँ कहाँ पे, जितने भी जो है वो रिसेप्टर्स हैं, जैसे मस्करीनिक रिसेप्टर है या अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, या फिर हमारे पास आ जाते हैं जो है वो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स हैं। लेकिन ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और जो एसएनआरआईज होते हैं ना, इनका जो इफेक्ट होता है ना एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, मस्करीनिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे होता है, ठीक है। एसएनआरआईज का तो कम होता है लेकिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का ज्यादा होता है। और अगर हम इनको कॉम्बिनेशन में देंगे तो ये पेन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि यहाँ पे पेन सिम्टम्स में कौन कौन से पेन सिम्टम को ये ट्रीट कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाली जो पेन होती है ना, जैसे जो पेशेंट जिनको डायबिटीज होता है और उनके पाँव में अक्सर, हाँ, आपने सुना होगा, अगर अगर आपकी फैमिली में भी कोई बुजुर्ग लोग हैं जिनको डायबिटीज है, तो वो कहते हैं कि हम मेरे पाँव में सुइयां टाइप चुभ रही हैं, ठीक है, मेरे पाँव में जलन हो रही है, या जो है वो इस तरह के वो बताएंगे आपको सिम्टम्स। तो अब वो इस पेन को रिलीव करने के लिए भी अक्सर डॉक्टर्स जो है वो एसएनआरआई इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। पोस्ट हिपैटिक जो है ना वो न्यूरोलॉजिया, इसको ट्रीट करने के लिए भी फिर फाइब्रोमियल्जिया को और लो बैक पेन जो है ना उसको भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो ड्रग्स होती हैं एसएनआरआईज, इनमें भी डिसकंटिन्यूएंस सिम्टम्स होते हैं। और ज्यादातर जो एसएनआरआईज होती है ना उसमें ये जो एसएनआरआईज होती है ना, ये कंटिन्यूएंस सिम्टम्स जैसे हमने एसएसआरआईज में पढ़े थे ना कि विड्रॉल सिम्टम्स करती हैं, तो ये भी करती हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिकली हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल अगर ड्रग्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वेलनाफेक्सिन, ठीक है। ये देखें, वेलनाफेक्सिन और डिसवेलनाफेक्सिन, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेलनाफेक्सिन और डिसवेलनाफेक्सिन क्या होती हैं। वेलनाफेक्सिन सबसे पहले वो कहते हैं कि वेलनाफेक्सिन दोनों को जाके दो रिसेप्टर्स पे जाके काम करते हैं, मतलब दो ट्रांसपोर्टर्स को जाके वो इनहिबिट कर देती है। क्या करती है, वो सेरोटोनिन रीअपटेक को भी इनहिबिट कर देती है, और दूसरा वो क्या करती है कि वो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को भी इनहिबिट कर देती है, ठीक है। जब दोनों को इनहिबिट करेगी मीडियम से हाई डोज, या तो मीडियम डोज पे भी वो इनहिबिट कर सकती है या फिर हाई डोज पे भी इनहिबिट कर सकती है, ठीक है। तो उसको इनहिबिट करके क्या करेगी, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिलीव कर देगी, ठीक है। और कहते हैं कि CYP450 जितने भी एंजाइम्स इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व होते हैं ना, जो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स, उसके ऊपर इसका मिनिमल इफेक्ट है, इस वजह से इस ड्रग की इतनी इंटरेक्शंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि डिसवेलनाफेक्सिन क्या है, ये वेलनाफेक्सिन का जो है ना वो डीमिथाइलेटेड मेटाबोलाइट है, ठीक है। डिसमिथाइलेटेड मेटाबोलाइट है, मतलब अगर ये जो है वो वेलनाफेक्सिन मिथाइलेटेड मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो ये फिर डिसवेलनाफेक्सिन में जो है ना हमें उस फार्मूलेशन में मिलेगी, ठीक है। या तो हम वेलनाफेक्सिन देते हैं या डिसवेलनाफेक्सिन देते हैं, दोनों ही क्या करती हैं, वो सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर रही होती हैं।
ठीक है। अब एडीआरस की बात करें तो कहते हैं कि वेनलाफैक्सिन के लो डोजेस पे क्या एडीआरस हैं और वेनलाफैक्सिन के हाई डोजेस पे क्या एडीआरस हैं। लो डोजेस पे वो कहते हैं कि ज्यादातर नाजिया, हेडिक, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, डिजीनेस, इंसोम्निया, सिडेशन और कॉन्स्टिपेशन। बच्चे आपने याद रखना है कि एसएसआरआईज और एसएनआरआईज के एडीआरस तकरीबन मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये ट्रीट करने के साथ साथ क्या करती हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसका एडीआर ये सिडेशन और कॉन्स्टिपेशन कैसे आया है। देखो, सिडेशन और कॉन्स्टिपेशन क्योंकि इसका मिनिमल एक्टिविटी होती है, ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी जाके काम करता है, ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को भी जाके ब्लॉक करता है। जब उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा तो सिडेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसे एडीआरस भी आएंगे, ठीक है। और हेडिक, नाजिया और सेक्सुअल डिस्फंक्शंस तो इसके वैसे ही एडीआरस जो है वो प्रिडिक्टेबल एडीआरस हैं। हाई डोजेस पे अगर ये ड्रग देंगे तो ये बीपी लेवल को इंक्रीज कर देगी और हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है ड्लॉक्सिटीन, ठीक है। ड्लॉक्सिटीन भी इसी की ही इंडिविजुअल क्लास है एसएनआरआईज में। वो कहते हैं कि ड्लॉक्सिटीन जो होते हैं ना, ये भी सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की, अगर आप मीडियम डोज पे देंगे, हाई डोज पे देंगे या लो डोज पे देंगे, ये इन न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक को इनहिबिट कर देगी, ताकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये ज्यादा साइनेप्टिक लेफ्ट में प्रेजेंट देंगे, और ये ज्यादातर ये जो ड्लॉक्सिटीन होती है ना, ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने, कोई भी ऐसा पेशेंट है जो पहले से ही लीवर डिसफंक्शन है उसको, मतलब वो हिपैटिक इंपीयर पेशेंट है, उसका जिगर सही तरह काम नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने फिर डिलॉक्सिटीन को जो है ना वो प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ यूज करना है, ठीक है, उस पेशेंट के अंदर। ऑब्वियसली बात है कि डिलॉक्सिटीन जो है वो हिपैटिकली मेटाबोलाइज हो रही है, और अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसका लीवर काम ही सही तरह नहीं कर रहा, उसका जिगर काम ही नहीं कर रहा, तो डिलॉक्सिटीन अगर हमने बॉडी में दे दी है तो डिलॉक्सिटीन का टॉक्सिक लेवल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं वो ड्रग हो सकेगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि नोट में वो ये कहते हैं कि डोलॉक्सिडिन जो होता है ना, ये मॉडरेट इनहिबिटर होता है CYP2D6 का, ठीक है। और इस वजह से कोई भी ऐसी ड्रग्स जो कि CYP2D6 से जो है वो मेटाबोलाइज हो रही हैं, उनका जो लेवल है वो इंक्रीज कर देता है। जैसे कहते हैं कि जितनी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है ना, उनकी कंसेंट्रेशन ये इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो CYP2D6 से क्या होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं, और डोलॉक्सिडिन क्या करता है, वो CYP2D6 को इनहिबिट कर देता है। अब अगर कोई किसी पेशेंट को डोलॉक्सिटीन के साथ हम जो है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग भी दे देंगे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन आने की चांसेस है, ठीक है। एडीआर की अगर बात करें तो डोलॉक्सिटीन की एडीआरस में भी वही नौजिया, ड्राई माउथ और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, और मैंने ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन आपको बता दिया है और नाजिया भी बता दिया है, ये जीआईटी के इफेक्ट क्यों आते हैं, क्योंकि अगर ये हमारे पास जो है ना वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे जाके ब्लॉक करेगी तो ये वाले जो है एडीआरस या साइड इफेक्ट्स देगी, ठीक है। उसके बाद जो इसके अदर एडीआरस हैं उसमें इंसोम्निया, उसके बाद डिजीनेस, सोमनोलेंस और स्वेटिंग और सेक्सुअल डिस्फंक्शन वगैरह आता है, ठीक है, और बीपी को भी और हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। बच्चे आप लोग देख रहे होंगे कि एसएनआरआईज के एडीआरस तकरीबन सारी ड्रग्स के मिलते हैं। अगर इंडिविजुअल भी नोट आ जाता है ना कि राइट अ नोट ऑन डोलॉक्सिटीन, तो आप ये सारी चीजें लिख के इसके एडीआरस आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने आपको हिस्टोरिकली बता दिया है कि नाजिया, ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन क्यों इसके एडीआरस आ रहे हैं, क्योंकि वो मस्करीनिक रिसेप्टर को अगर जाके ब्लॉक कर रही है इस वजह से। और जितने अदर इसके इंसोम्निया, डिजीनेस वगैरह आ रहे हैं तो वो उसके अपने एडीआरस हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं सिनेप्टिक लेफ्ट में, तो ये इस तरह के जो है वो एडीआरस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीवो मिलेनोसिप्रेन, ठीक है, ये जो ड्रग है ये इनेंशियोमर होता है मिलेनोसिप्रेन का, और ये ज्यादातर ना ओल्ड एसएनआरआई है, मतलब पहले वक्तों में एसएनआरआई जो पहला दिया जाता था वो ये से जो है मिलेनोसिप्रेन दिया जाता था, ठीक है। अब ये ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, और ये ज्यादातर जो डिप्रेशन यूरोप के अंदर जितने पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है उसमें ये यूज की जाती थी ये ड्रग। और यहाँ फिर जो फाइब्रोमाइल्जिया यूएसए के अंदर जिन पेशेंट्स को ये जो पट्ठू और जोड़ों में जो दर्द होती है ना, उसके लिए ये पहले ड्रग यूज की जाती थी, और अब ये बहुत कम यूज की जाती है। एडीआरस वो कहते हैं इसके भी सेम एडीआरस हैं, अदर एसएनआर, मतलब ये भी ड्राई माउथ, नाजिया, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, हेडिक, डिजीनेस, सेक्सुअल डिस्फंक्शन वगैरह काज करवाता है, और ये भी CYP3A4 से मेटाबोलाइज होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हमारा एसएनआर भी जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में बस बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले एंटी डिप्रेसेंट में पढ़ा कि एंटी डिप्रेसेंट्स होते कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हम देते क्यों हैं, डिप्रेशन किस वजह से होता है, मैनिया क्या होता है, ठीक है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, किसकी कमी की वजह से डिप्रेशन होता है या किसकी एक्सेसिवनेस की वजह से हमारे पास मैनिया आता है, हमने वो पढ़ा। फिर हमने सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी कि ये रीअपटेक का मतलब क्या है। रीअपटेक बेसिकली प्री साइनेप्टिकली ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जहाँ पे जो जितने भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो जो है दोबारा जो है वो जब
अपना काम कर लेते हैं तो वो प्री सिनेप्टिकली जो है वो रीअपटेक के थ्रू जो है वो प्री सिनेप्टिकली चले जाते हैं। तो हम प्री सिनेप्टिकली रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो ड्रग्स पढ़ी, फिर हमने इसमें मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैकेनिज्म के बाद हम लोगों ने इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन पढ़ा, थेराप्यूटिक यूजेस पढ़े, पीके पढ़ी, एडीआरस पढ़े, स्लीप डिस्टरबेंस और सेक्सुअल डिसफंक्शन इसके मेजर एडीआरस पढ़ लिए, ठीक है। फिर ड्रग इंटरेक्शन यूजेस पढ़े, ओवरडोजेस और डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। उसके बाद हमने एसएनआरआईज को पढ़ा। एसएनआरआईज में भी हमने बताया कि ये दो तरह से काम करती है। दो ये ड्रग जो है इसकी डोल नेचर होती है। डोल नेचर का मतलब ये है कि ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी जाके वहां पे भी रीअपटेक को इनहिबिट कर रही होती है, और ये नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को भी इनहिबिट कर रही होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का जो है वो सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर लेवल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को ट्रीट करती है। ये पेन के सिम्टम्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। फिर हमने पेन की डिफरेंट पेन्स पढ़ी कि किस किस पेन को ये ट्रीट करती है। फिर हमने इसमें वेलनाफेक्सिन और डिसवेलनाफेक्सिन के बारे में पढ़ लिया। डिसवेलनाफेक्सिन जो होता है वो डिसमिथाइलेटेड मेटाबोलाइट होता है वेलनाफेक्सिन का। उसके बाद हमने एडीआरस की बात की, और उसके बाद डुलोक्सिटीन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ज्यादातर जो है ना वो हिपैटिक इंपेयरमेंट वाले पेशेंट के अंदर जो है ना हमने प्रिकॉशनरी तौर पे इसको देख के देना होता है कि उस उन पेशेंट्स के अंदर ये ड्रग नहीं दी जाती। एडीआरस पढ़े, और एडीआरस के बाद हमने लीवोमिलानासिप्रेन के बारे में पढ़ा कि ये ज्यादातर ओल्ड एसएनआरआई है, ये अब यूज नहीं होता। ये पहले जो है यूरोप के अंदर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था, या जो फाइब्रोमाइल्जिया यूएसए के अंदर था उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था। और अब जो है इसके एडीआरस भी सिमिलर हैं, और मेटाबॉलिज्म भी हमने पढ़ ली कि ये 3A4 से होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपका ये जो दो ड्रग्स हैं ये अच्छे तरीके से कवर हो गई हैं, और आई होप सो कि आपको सही तरह ये अभी समझ आ गई होगी।